अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आप में से कोई एक स्टूडेंट आवाज अपना मैसेज करके बता दे मुझे कि क्या मेरी आवाज आ रही है। यस सर, आपकी आवाज आ रही ओके, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे FIA एक्ट 1974 का। थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री देखेंगे। पिछले जो दो लेक्चर्स हुए हैं जो कि हमारे डेमो लेक्चर थे, ओरिएंटेशन लेक्चर थे, उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे और ये देखेंगे कि ये एक्ट है क्या। बहुत ही छोटा सा एक्ट है और इसमें सिर्फ 10 सेक्शन है, ठीक है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। और ये जो FIA की ओवरऑल प्रिपरेशन है उसके लिए अगर आप देखें तो सिलेबस बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन चूंकि उसने इसमें जीके ऐड कर दिया है तो जीके जो है ना उसकी बाउंड्रीज जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उसमें काफी सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन आप लोगों ने जो टारगेट है वो ये बनाना है कि आपने हर सूरत में टेस्ट पास करना है, ठीक है। अगर आप अपने आप को इस काबिल कर लेंगे कि आप टेस्ट पास कर लें तो आप इंटरव्यू भी इंशाल्लाह पास, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे चले। पहला आपका जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपने, अगर जिन बच्चों का रनिंग का टेस्ट है वो आज से ही उसकी तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। आपको पता है कि 1.6 किलोमीटर आपने करना है 7 मिनट्स, ये मेल के लिए है। और अगर फीमेल की बात की जाए तो आपने 1.6 किलोमीटर ही करना है लेकिन 10 मिनट में। ये कंपैरेटिवली आसान है गर्ल्स का, ऐसे लगता है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगी तो ये नहीं होगा। इसी तरह से जो बॉयज हैं उनका ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये नामुमकिन है। तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर आज से 1 महीने के बाद अगर आपका रनिंग टेस्ट होता है, ये जिसको इंड्योरेंस टेस्ट कहते हैं, ये होता है, तो उस वक्त जो है वो मेरा ख्याल है जून चल रहा होगा। तो आप जून में अंदाजा लगा लें कि आप लोगों ने किस तरह से भागना है 1.6 किलोमीटर। तो अपने आप को आज से ही ट्रेन करना शुरू कर दें और सिर्फ अपने आप को जो है वो रात के टाइम भागने का आदी ना बनाए, बल्कि डे टाइम में भी जो है वो उसकी प्रैक्टिस करें ताकि आप धूप में भी भाग सकें, ठीक है। तो वही बच्चे पास होंगे जी, सीधी सी बात है। इसमें वही वाले बच्चे पास होंगे जो इसके लिए तैयारी करेंगे, इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे। तो शॉर्टकट कोई नहीं है इसके अंदर। अच्छा भाई, इसके अलावा थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं FIA का। FIA का पूरा नाम क्या है? फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। कुछ बच्चे इसको अथॉरिटी लगा के आ जाते हैं, ये भी सवाल आया हुआ है, और बच्चे इसकी एजेंसी की जगह जो है वो अथॉरिटी को टिक करके आ जाते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने नहीं करना। इस्टेब्लिश किसने किया? इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसको इस्टेब्लिश किया। कब इस्टेब्लिश किया? 1975। असल में हुआ ये था कि 1974 में जो है वो ड्राफ्ट बना इस लॉ का, ठीक है। पहले लॉ का ड्राफ्ट बनता है, उसके बाद जो मुख्तलिफ कमेटीज में जाता है वहां पे इस पे बहस होती है, उसके बाद ये कौमी असम्बली में आता है, फिर सेनेट में जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, उसकी अप्रूवल होती है, और उसके बाद आखिरकार जो है वो गजट नोटिफिकेशन होता है, और उसके बाद ये इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो इस सारे प्रोसेस में जो 1974 है वो गुजर के 1975 आ गया, लेकिन जो लॉ का नाम है वो वही रहता है जो शुरू में रखा गया होता है, इसलिए ये 1974 ही है। एक्चुअल में ये 1975 में जाके पास हुआ था, ठीक है। अगर इससे पहले देखा जाए तो इसे स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिश। और ये कब बनाया गया? 1948। असल में जो अगर इसकी इसकी रूट्स को देखा जाए तो वो कहाँ तक जाती हैं? वो 1942 तक जाती हैं, जब अंग्रेज दौर में जो है वो इसकी बुनियाद रखी, ठीक है। कब? अंग्रेज दौर में, ब्रिटिश दौर में सबसे पहले जो है वो इसको बनाया गया। उसके बाद पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट का एक्ट पास किया गया। पहले इसका नाम जो है वो सिर्फ स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट था अंग्रेज दौर में। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो फिर इसको पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया। अंग्रेज दौर में क्या था? स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। और अंग्रेज के सारी बात अपने पर्पज थे, उस पर्पज के लिए उसने बनाया था। और 1948 में जो है उसको पाकिस्तान ने जो है वो अपना एक्ट बना लिया। इंडिया ने इसका नाम चेंज कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने इसका नाम जो है वो वही वाला रहने दिया। अब 1962 में क्या हुआ? अयूब खान ने प्रोविंशियल पुलिस बनाई, प्रोविंशियल पुलिस। और उस प्रोविंशियल पुलिस में उसने क्या किया? इस इदारे को जम कर दिया। किसको? ये पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिश, ठीक है। इस प्रोविंशियल पुलिस में इसको हाँ, इस प्रोविंशियल पुलिस में क्या किया? इसको जम कर दिया। देन जुल्फिकार अली भुट्टो आया। जुल्फिकार अली भुट्टो कब आता है? जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो 1971 के बाद, सकूत ढाका के बाद वो वजीर आजम बना। और उसके बाद उसने क्या किया? 1974 में FIA के ऊपर काम शुरू। अब FIA के ऊपर उसने क्यों काम शुरू किया ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि FIA बनाने की जरूरत क्यों पेश आई। इसके अलावा कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। बच्चों, इसमें सेक्शंस कितने हैं? सेक्शंस जो है वो टोटल 10 हैं। और शेड्यूल कितने हैं? शेड्यूल सिर्फ एक, ठीक है। बहुत ही छोटा सा एक्ट है जिसमें सिर्फ 10 सेक्शंस हैं और एक शेड्यूल है। अच्छा, इसमें जो है वो बहुत सारे बच्चे इस बात पे कंफ्यूज हैं कि क्या हमने इसके शेड्यूल के अंदर जो बहुत सारे लॉज लिखे हुए हैं क्या वो करने हैं या नहीं करने, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इसमें मामले में परेशान नहीं होना, हम आपको जो है वो कंप्लीट गाइडेंस देंगे। अच्छा जी, करंट DG कौन है? तो करंट DG जो है वो डॉक्टर
उस्मान अनवर है, जो कि आईजी पंजाब भी रह चुका है। अब सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट डीजी कौन था, तो ये था MY औरकजई। ठीक है, MY औरकजई साहब थे ये, जो कि पहले पहले इसके डायरेक्टर जनरल। प्रेसिडेंट ने कब इसको साइन, प्रेसिडेंट जब सिग्नेचर करता है ना, तब फॉर्मली इसकी अप्रूवल होती है। ये है जी 13 जनवरी 1975। गजट नोटिफिकेशन कब हुआ, गजट नोटिफिकेशन ये है 17 जनवरी 1975। बेटा ये गजट नोटिफिकेशन क्या होता है, आपने अक्सर सुना होगा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। गजट नोटिफिकेशन ये होता है, इसका मतलब ये है कि जितने भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के निकलते हैं उन सब को गजट में एक में छाप दिया जाता है, ताकि तमाम लोग जो कि नोटिफिकेशन लेना चाहें वहां से उनको इजीली, यानी एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हो कि अगर कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से निकला है, कोई कानून पास हुआ है, तो वो सारी की सारी चीजें वहां से मिल जाएं। इसी तरह से जब आप सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे हायर होने के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर FIA के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, और या फिर आप प्रमोट हो जाएंगे, तो फिर आपकी तरक्की का या फिर आपकी जो रिक्रूटमेंट होगी उसका नोटिफिकेशन भी जो है उसी गजट के अंदर आएगा। इसीलिए आपको गजटेड ऑफिसर कहा जाएगा। इसीलिए कहा जाएगा कि जी ये फलां डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये किसी गजटेड ऑफिसर से जाके अटेस्ट करवा के आए, ठीक है, तो आप फिर बन जाएंगे गजटेड ऑफिसर। तो फिलहाल कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर 17 की और कुछ डिपार्टमेंट्स में 16 की जो सीट्स होती हैं उनको सिर्फ गजटेड सीट्स कहा जाता है, क्योंकि उनका गजट नोटिफिकेशन हुआ होता है। अच्छा, एक सवाल पूछ लिया जाता है कि इसका मोटो क्या है, यानी इसका एम क्या है। दिस इज ट्रुथ एंड ऑनेस्ट, याद रखना है, इसका मोटो क्या है, ट्रुथ और ऑनेस्टी है। अच्छा भाई, FIA जब शुरू में स्टार्ट हुई तो इसका क्या पर्पस था। उस जमाने में जो है वो इसको स्मगलिंग को कर्ब करने के लिए, उसके अलावा नॉर्कोटिक्स का आपको पता ही है, मंशियात को कहते हैं। इसके अलावा करेंसी ऑफेंसेस, करेंसी ऑफेंस का मतलब ये है कोई जाली करेंसी बना रहा है या कोई इस तरह के काम कर रहा है, कोई इससे रिलेटेड जो भी क्राइम है, करेंसी से रिलेटेड जितने भी क्राइम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे, उनसे रिलेटेड कौन कौन से हमारे लॉज हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, वो भी FIA की जिम्मेदारी थी, ठीक है। और आखिर में, सबसे आखिर में था इंटरपोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंटरपोल के साथ जितनी भी कोऑर्डिनेशन थी वो किसकी होती थी, वो भी FIA की होती थी। तो ये जब स्टार्ट हुआ FIA तो इसका काम था ये। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी चीजें जो है वो FIA की बकेट में ऐड होती रही। अच्छा भाई, जब आप FIA में आपकी जॉब हो जाएगी तो फिर आपके वहां पे कौन कौन से ऑफिसर होंगे, ठीक है, ये भी सवाल बाज़ बात पूछ लिया जाता है। इंटरव्यू में बाज़ बात पूछ लेते हैं, बाज़ बात टेस्ट में पूछ लेते हैं। तो जो बड़ा ऑफिसर होगा आपका FIA के अंदर वो DG FIA है, ठीक है। DG FIA से नीचे एडिशनल DG FIA होंगे, ADG FIA। ये हर विंग के ऊपर जो है वो एक ADG मौजूद होगा, एडिशनल DG मौजूद होगा। इस तरह से नॉर्थ साउथ का ADG जो है वो अलग होगा। इसके बाद इसके अंडर आते हैं डायरेक्टर, इसके अंदर आते हैं डेप्टी डायरेक्टर, इसके बाद आ जाते हैं जी असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके बाद आते हैं इंस्पेक्टर्स, देन आ जाते हैं हमारे पास सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब और उसके बाद कांस्टेबल। ये सारी हायरार्की है। इसी के पैरेलल जो है ना वो आपके असिस्टेंट आ जाता है, जो कि ऑफिस की जॉब है, जिसने जो है वो क्या करना है, ऑफिस का काम करना है। उसी तरह से असिस्टेंट के बाद जो है वो UDC LDC वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। और उसी तरह से स्टेनो आ जाता है, स्टेनो टाइपिस्ट प्लेज। और डाटा एंट्री ऑपरेटर की सीट्स भी आई हुई है, कुछ लोग बता रहे हैं कि वो भी जो है वो शो हो रही है। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर पे भी आप लोग अप्लाई कर सकें। तो ये जो है वो आप लोगों की हायरार्की है, इस तरह से जो है वो आप लोग वहां पे जाके काम करेंगे। अच्छा, विंग्स कौन कौन से हैं इसके, और इसके अलावा जो है वो पेपर किस तरह का होगा, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ताकि आप लोगों के लिए इसमें कोई मसला ना हो। टोटल जो पेपर है ना आपका, ये कंप्यूटर बेस्ड होगा। मार्क्स कितने होंगे, 100। क्वेश्चंस कितने होंगे, ये भी 100 होंगे, ठीक है। और इसके अलावा टाइम कितना होगा, 90 मिनट का टाइम होगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट नहीं होगा, बल्कि कम टाइम होगा। इट मीन्स कि आपने वॉच आपके पास होनी चाहिए। वो तमाम बच्चे जो कि इसकी तैयारी में वाकई इंटरेस्टेड, अपनी एक वॉच ले लें, और वो जो वॉच है वो हिंसों वाली होनी चाहिए, डिजिट वाली वॉच होनी चाहिए, ठीक है। और वो आपके पास उसको हर वक्त लगाने की जो है वो प्रैक्टिस करें। आजकल गर्मी है तो बेहतर यह है कि स्ट्रैप वाली, यानी कि वो जो प्लास्टिक वाली होती है ना, या लेदर वाला स्ट्रैप होता है, वो ले लें, सस्ती सी को लेके वो रख लें। और उसमें टाइम लेकिन जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। इतनी सस्ती ना ले लेना कि टाइम भी सही ना बताए। टेस्ट की टाइप क्या होगी जी, MCQ बेस्ड होगा, सही है, MCQ बेस्ड। क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, नहीं, नेगेटिव मार्किंग बच्चों नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि आपने 100 के 100 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके आने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। जहां नेगेटिव मार्किंग होती है वहां हम बच्चों को कहते हैं कि नहीं, जो नहीं आता समझ में वो छोड़, लेकिन यहाँ आपने हर क्वेश्चन को टिक करके आना है। उसके बाद जो है वो इसकी लैंग्वेज क्या होगी पेपर की, ये बच्चों इंग्लिश में होगा। और क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये मैं आपको पहले ही बता, ठीक है। अब FIA के अंदर कौन कौन से विंग्स हैं और उनका क्या क्या काम है, तो देखें जी, इसके अंदर हम वन बाय वन आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें एंटी करप्शन है, ठीक है,
उसके बाद आ जाता है आपके पास इकोनॉमिक क्राइम, साइबर क्राइम, उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये सारे बहुत सारे हैं। ये हमने, अगर आप देखें हमारी वीडियो नंबर 2, अगर आप देख लें, जो लेक्चर नंबर 2 था हमारा, उसके अंदर अगर आप देख लें तो वो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। मैं इसको सारों को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो अच्छा, एक और सवाल जो है वो जो लास्ट टाइम इंटरव्यू में पूछा गया वो ये था कि जो डीजी है उसके ऊपर कौन है? इसके ऊपर है जी सेक्रेटरी इंटीरियर। सेक्रेटरी इंटीरियर का मतलब होता है सेक्रेटरी दाखिला, ठीक है। और इससे ऊपर कौन होता है? इसके ऊपर होता है मिनिस्टर फॉर इंटीरियर। मिनिस्टर फॉर इंटीरियर कौन है भैया आजकल, पता है आप लोगों को? ये आजकल है मोहसिन नकवी। ये सारा आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीजें हमने आप लोगों को सिखानी है, ठीक है। ये सवाल पूछ लिया गया था कि जी डीजी जो है वो किसको रिपोर्टिंग है और सेक्रेटरी जो है वो किसको रिपोर्ट। तो इस तरह के सवाल भी बात आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। अब डीजी जो है उसको 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 यहाँ पे अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी की अगर बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिकमेंडेशंस भेजता है किसको? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट जो है वो इसका नोटिफिकेशन निकाल देता है। प्रेसिडेंट जो है वो इसको अप्रूव करके क्या करता है? इसका नोटिफिकेशन निकाल देता है। लेकिन होता किस पे है? रिकमेंडेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर की होती है। ये बात आप जेहन में रखिएगा, ठीक है। तो ये थे जी ऑर्गेनोग्राम। ये था जी आपका ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की, कौन किसको जो है वो जो जवाबदेह है, कौन किसका जो है वो सबॉर्डिनेट है। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपके साथ बड़ी डिटेल में डिस्कस कर ली है। आपको फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में काफी हद तक जो है वो अंदाजा हो चुका होगा कि ये क्या है, कैसे काम करती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज के सेशन के बारे में कि ये सेशन आपका क्या होगा और ये कैसे चलेगा। बच्चों, आपका जो सेशन है वो 60 to 90 डेज का होगा। अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर 60 डेज से पहले टेस्ट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर 50 डेज में टेस्ट हो जाता है, व्हाट इफ, तो फिर क्या होगा? तो भाई हम आपको 50 डेज में ही तैयारी करवा देंगे। हमने आपको जो है ना वो वेल बिफोर तैयारी करवा देनी है। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपकी बार बार रिवीजन हो। आप सब लोगों ने आज मेरे साथ ये अहद भी करना है कि आप सब लोगों ने इतनी मेहनत करनी है कि आप में से कोई भी टेस्ट में फेल ना हो, ठीक है। ये मेरी कामयाबी इसी के अंदर है कि अगर आप सारे लोग जो हैं वो टेस्ट में पास हो। तो ऐसे बच्चे जो के हाफ हार्टेडली पढ़ रहे हैं, जो के ज्यादा तवज्जो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो हैं यकीन करें कि वो अपने पेरेंट्स के लिए तो शर्मिंदगी का बाइस है ही है, वो इदारे के लिए भी जो है वो शर्मिंदगी का बाइस है। तो ऐसा स्टूडेंट आपने नहीं बनना। आपने ऐसा स्टूडेंट बनना है जो कि कामयाब होता है और वालदैन को जो है वो वालदैन के लिए खुशी का बाइस बनता है, अपने टीचर्स के लिए भी खुशी का बाइस बनता है। अच्छा, अभी यहाँ पे कुछ बच्चों की कुछ मिथ्स हैं, ठीक है। बच्चों के माइंड में ना कुछ कंफ्यूजन समझ ले, वो मैं जरा थोड़ा सा क्लियर कर दूं। बहुत सारे बच्चे जो है वो मुझसे पूछ रहे थे कि सर ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो मैंने कहा आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर लूं ये बात। कुछ बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि क्या ये सीट्स जो हैं वो मेरिट पे हैं या नहीं है, ठीक है। तो बेटा बात ये है, आप लोगों का शायद ये पहला एक्सपीरियंस है। मुझे पढ़ते पढ़ाते हुए जो है वो तकरीबन 15 साल हो गए। और जब मैंने मास्टर्स किया था तो उस वक्त से लेके आज तक जो है वो मुझे जॉब में ही 15 साल हो गए हैं। तो उससे पहले पढ़ने का एक्सपीरियंस और उसके बाद जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, वो सारे का सारा मिला के वो ये कहता है कि यहाँ पे 99.9% जो है वो मेरिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ, कोई एक आध सीट ऐसी हो सकती है जो कि ऐसी निकल जाए, अदरवाइज जो है वो मोस्टली सीट जो है वो मेरिट पे ही आती है। अब आप ये कहेंगे कि सर आप इसलिए कह रहे हैं, जारी बात है कि आपने अपने जो है वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट रखना है। ऐसी बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैं उस वक्त से इतने स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ और इतने स्टूडेंट्स को मैंने पोस्ट होते हुए देखा है, उनको रिक्रूट होते हुए देखा है, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को कि जिनके पास हार्डली जो है वो उनकी ट्यूशन की फीस होती थी या अप्लाई करने की फीस होती थी, और मुझे पता था कि ये बंदा किसी को 1 रुपया भी नहीं दे सकता। और वो लोग जो है वो मल्टीपल जॉब्स के ऊपर रिकमेंड हुए। इसका मतलब ये है कि मेरिट एग्जिस्ट करता है। तो आप में से किसी भी बच्चे के जेहन में अगर ये बात है कि मेरिट एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो बात आप लोग जो है वो अपने जेहन से निकाल दें। और जो स्टूडेंट्स जो है वो हमारी रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं, इस नंबर पे वो एडमिन से राब्ता कर सकते हैं, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ रजिस्ट्रेशन। अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अच्छा जी, ये जो हमारा सेशन है ये 60 डेज का होगा। इसमें क्लासेस किस तरह से होंगी? डेली जो है वो एक लेक्चर हुआ करेगा, डेली एक लेक्चर। ये किस पे होगा? या तो जूम पे होगा और या फिर गूगल पे होगा। इसका ड्यूरेशन कितना होगा? 40 to 50 मिनट। ये जो 40 to 50 मिनट्स होते हैं ये इनफ होते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़े तो 40 से 50 मिनट का जो लेक्चर होता है लगातार, ये ठीक ठाक किस्म का लेक्चर होता है। आप अगर अंडरस्टैंड करने वाले हैं तो ये बहुत है। अच्छा, इसमें आप पढ़ाएंगे क्या? आप देखिए, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट पेपर, प्लस इसमें आपको पढ़ाएंगे वन लाइनर जीके। पास पेपर्स होंगे इम्तियाज शाहिद पे, यहाँ से आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। प्लस ये वन लाइनर जीके जो है वो इकरा इम्तियाज की बुक है, ठीक है। तो ये यहाँ से पढ़ेगा। तो ये जो है ये डेली आपका जूम का लेक्चर होगा। इसके अलावा क्या होगा?
इसके अलावा इस सेशन के अंदर ये तो हो गया नंबर 1, ये आप डेली पढ़ेंगे, ठीक है, और डेली जो है वो इसको प्रिपेयर करेंगे, हफ्ते बाद इसका टेस्ट हो जाया करेगा, यानी जो भी आप पढ़ेंगे वीक के एंड पे उसका टेस्ट हो जाएगा। नंबर 2 पे क्या होगा, नंबर 2 पे आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर। बेटा मुझे 1 मिनट दीजिएगा जरा जी। ये रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो किस किस से रिलेटेड होंगे, ये लेक्चर्स होंगे इंग्लिश से रिलेटेड। इंग्लिश जो है ना, इसकी आपको हम जूम क्लास भी अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन, ठीक है, क्योंकि इसके लेक्चर्स अभी रिकॉर्ड होने हैं, तो ये इसकी आप जूम क्लास भी ले सकते हैं, हम आपको जूम क्लास भी दे देंगे। उसके बाद है इस्लामिक स्टडीज, ये रिकॉर्डेड होगा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास पाक स्टडी, ये भी रिकॉर्डेड होगा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास जनरल नॉलेज, यानी कि अच्छा, अब ये जो जनरल नॉलेज है ना, ये है क्या और ये कैसे कवर होगा, ये जनरल नॉलेज जो है ना, इस ये होगा आपका वो जो हमारा पहला वाला लेक्चर है, लेक्चर 1, ये उससे कवर होना है, ठीक है। तो उसमें से आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी कवर हो जाएंगे, ये भी कवर हो जाएगा। अब आप गौर करें कि हमारी अप्रोच क्या है। हमारी अप्रोच जो है वो एक 360 डिग्री की अप्रोच है, इसको मैं कहता हूँ होता हूँ हमेशा 360 डिग्री अप्रोच, कि इसके अंदर आप सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके कवर होते चले जाएंगे। अब पाक स्टडीज को हमने कैसे कवर करना है, वो हमारा एक पूरा प्लान बना हुआ है कि हम उसमें जो है वो आपको हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान भी पढ़ाते हैं, उसमें ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान भी पढ़ाते हैं, ठीक है, उसमें हम आपको थोड़ी सी इंडो पाक हिस्ट्री भी पढ़ा देते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारी आपको हेल्प करेंगी ओवरऑल पाक स्टडीज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में इजीली। उसके बाद वो जो है वो जीके आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और देन इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। कंप्यूटर के बाद कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ है, मैथ के भी लेक्चर अभी होने हैं, ये आपको जूम लेक्चर मिल जाएंगे। आईक्यू के लेक्चर, इसके भी अभी लेक्चर रिकॉर्ड होने हैं, ये भी आपको जूम लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास FIA एक्ट है, FIA एक्ट के भी जो है वो आपको जूम लेक्चर मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम आपको जूम लेक्चर मिल जाएंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ये जितने भी जूम लेक्चर्स हैं इनके बाद इनकी रिकॉर्डिंग भी आपके लिए अवेलेबल होगी, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये सारे जो लेक्चर्स हैं, इनको इनको गूगल पे सेव करने के लिए हमें अच्छी खासी जो है वो वहां पे स्पेस बाय करनी पड़ती है और सब्सक्रिप्शन होती है ठीक ठाक किस्म की। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि हम लोग जो है वो इसके लिए जो है वो कितना ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं। बट अदरवाइज जो बाकी अकेडमीज है वो क्या कर रही होती हैं कि वो आपको कहती हैं कि ठीक है जी, ये जो लेक्चर है ये 3 डेज के लिए अवेलेबल है, तो आप इसको देख लें, उसके बाद जो है वो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। उसकी वजह यही होती है कि जारी बात है, वहां पे जो स्पेस है वो काफी महंगी है और आपको बाय करनी पड़ती है और काफी कॉस्टली पड़ती है, आपको डॉलर्स में आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। तो बच्चों, ये है जी हमारा जो प्लान है, जिसको हमने इस तरह से आगे लेके चलना है, सही है। इसके अलावा आपके वीकली टेस्ट है, इसके अलावा हम आपको आपको साथ साथ बताते जाएंगे कि जी अब आपने इस्लामिक स्टडी स्टार्ट करनी है, ठीक है। इस्लामिक स्टडीज का जो है वो आज आपने लेक्चर नंबर ये प्रिपेयर करना है, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, ठीक है। और जैसे ही वीक खत्म होगा उसके एंड पे जो है उसका उसका जो है वो टेस्ट हो जाया करेगा। तो अगर आप इसके मुताबिक चलते रहते हैं तो आई अश्योर यू कि एट द एंड ऑफ द डे इंशाल्लाह जो है वो आप इस काबिल होंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो रहेगा नहीं, ठीक है। आप सारे जो है वो टेस्ट पास करके आएंगे। अब देखें इसकी वजह क्या है। देखिए, आपने इम्तियाज शाहिद के जो पास पेपर्स हैं उसके 100 MCQs वहां से पढ़ लिए एक दिन में डेली के, और 50 to 60 जो है वो आप इकरा इम्तियाज वाली बुक से जो है वो डेली पढ़ेंगे। बाज़ का जो है वो 100 तक ही पढ़ा देंगे। ये 200 MCQs तो आपने एक दिन में ये पढ़ लिए। उसके अलावा जो आपको आपने FIA एक्ट पढ़ना है, उधर से आपकी प्रिपरेशन हो रही है। उसके अलावा आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर दिए जाएंगे वहां से आपकी प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है। उसके अलावा आपके डेली जो है वो आपको क्लास में डिस्कशन हो रही है, डेली जो है वो आपके साथ हम ग्रुप के अंदर चीजें डाटा शेयर कर रहे होते हैं। तो ये देखें कि क्या आप घर बैठ के इतनी तैयारी कर सकते हैं, मैं नहीं समझता। बिकॉज इदारा जो है वो आपको सिर्फ पंक्चुअल नहीं करता, इदारा जो है वो आपको पुश भी करता है। वो आपको ये कहता है कि नहीं, मेहनत करें, आप जितनी मेहनत करेंगे इतनी मेहनत जो है वो काफी नहीं है, मजीद मेहनत करें, ठीक है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि हमारे मैक्सिमम बच्चे जो है वो पास होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता है। और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा इस दफा भी जो है वो हमारे FIA के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सारे लोग हैं, आप सब में से ज्यादातर बच्चे जो हैं वो पास होंगे, सिवाय उन बच्चों के जो कि मेहनत नहीं करेंगे। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता किसी भी बच्चे से कि वो मेहनत ना करे और बाद में फेल हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा तरीकाकार होगा। इसके अलावा बच्चों, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगले 4 मिनट में हम सेशन क्लोज कर देंगे जी, प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, एम आई ऑडिबल? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। सर, मैं पूछना चाह रहा था कि जो हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं वो भी किसी को जवाबदेह होते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल होते हैं। देखें, ये जो आपकी कैबिनेट होती है ना, जी सर। इसके अंदर सारे होते हैं मिनिस्टर, ठीक है। इस कैबिनेट के जी अंदर जी। हर डिपार्टमेंट के ऊपर एक मिनिस्टर होता है, और उस कैबिनेट का हेड कौन होता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं चीफ एग्जेक्टिव, ठीक है। तो ये जो जितने ठीक भी है। मिनिस्टर्स होते हैं आपके,
वो किसको जवाब देते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर को जवाब दे होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपका आपका जो है वो स्टेट का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। ये जो है उसका जवाब। जी सर, शुक्रिया सर। और बेटा कोई सवाल? चले, आई थिंक आप लोगों के सारे सवाल जो है वो डिस्कस हो गए हैं। इसके अलावा भी अगर कोई सवाल हो तो आप लोग ग्रुप में एडमिन को जो है वो वॉइस कर सकते हैं, वो मेरे तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह हम उसका जरूर जवाब देंगे। इसके अलावा जो है थोड़ा सा मैं आपको इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। बाकी हम कल से जो है वो सेक्शन नंबर 1 से हम इसको स्टार्ट करेंगे कि इसमें जो है वो कौन कौन से सेक्शन हैं। अगर आप गौर करें तो इसमें सेक्शन कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट टाइटल है, एक्सटेंट है और कमेंसमेंट है। देन हमारे पास जो है वो डेफिनेशंस आ जाती हैं, ठीक है। ये हर सेक्शन के अंदर पहले, हर एक्ट के अंदर पहले दो सेक्शन इसी तरह होते हैं, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, और दूसरा डेफिनेशन। तीसरा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी, और उसके बाद आ जाता है जी सुपरिंटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। पांचवा जो है वो पावर्स हैं। उसके बाद ये पांचवे का 57 नहीं है, ये पांचवे का ए है, 5 and 5 ए, ये गलत लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाता है 6 पावर्स टू अमेंड द स्केड्यूल, ठीक है। नीचे जो स्केड्यूल दिया हुआ है उसको कैसे अमेंड किया जा सकता है, उसमें कैसे जो है वो अमेंडमेंट तब्दीली की जा सकती है। और देन उसके बाद आ जाता है डेलीगेशन ऑफ पावर्स है, देन इंडेमनिटी है। 9 में आ जाता है पावर टू मेक रूल्स, और 10 में आ जाता है रिपील। और उसके बाद आ जाएगा आपका स्केड्यूल। तो कल से इंशाल्लाह हम लोग जो है, चूंकि हमने इसको बड़ी डिटेल के साथ जो है वो सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, इसकी हमने हिस्ट्री डिस्कस कर ली है, इसका बैकग्राउंड सारे का सारा देख लिया। कल से इंशाल्लाह जो है वो हम लोग सेक्शन नंबर 1 से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है, जो सेक्शन और सब सेक्शन जो है वो कहाँ पे होते हैं? वो होते हैं एक्ट में, एक्ट या ऑर्डिनेंस। क्या होते हैं? सेक्ट। ये भी सवाल एक दफा आ चुका है। और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, जिसको आपका दस्तूर कहते हैं, जिसको आपका आइन कहते हैं, इसमें क्या होते हैं? इसमें सेक्शन नहीं होते, इसमें होते हैं आर्टिकल। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ऊपर क्या होता है? सबसे ऊपर होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद क्या होता है? सेक्शन एंड शेड्यूल। हाँ, बहुत ज्यादा डिफरेंस है बेटा, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। ये देखें, अब ये किन्होंने सवाल पूछा, अच्छा सवाल है। मैं ये जरा थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो है वो उसकी रोशनी में एक्ट और ऑर्डिनेंस बनते हैं। उसके बाद बनते हैं रूल्स मजीद डिटेल के लिए। उसके बाद बनती हैं रेगुलेशंस, जो कि मजीद डिटेल्ड होती हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बिल्कुल ही, आप ये देखें कि वो उसमें बुनियादी बुनियादी चीजें होती है, डिटेल ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। उसमें ये बताया जाता है कि इस्लामी जमहूरिया का नाम क्या होगा। उसके बाद ये बताया जाएगा कि उसका प्रेसिडेंट जो है उसका मजहब क्या होगा, उसकी तालीम क्या होगी, उसकी एज क्या होगी। इस तरह की जनरल चीजें सारी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बताई जाती है। एक्ट जो है वो किसी खास पर्पस के लिए बनाया जाता है, ठीक है। उसमें ज्यादा डिटेल होती है, लेकिन इतनी भी ज्यादा डिटेल नहीं होती। बाकी जो चीजें एक्ट से रह जाती है, फिर वो रूल्स में जो है वो जाके डिफाइन की जाती है। और जो रूल्स में भी कवर नहीं होती, फिर वो रेगुलेशंस में। उसके बाद एसओपीज भी होते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा होते हैं, लेकिन कुछ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको एसओपीज मिलते हैं। तो ये जनाब इस तरह से ये काम करते हैं, ठीक है। अभी ये एक बड़ा अच्छा सवाल एक बच्चे ने पूछा है, क्या क्वेश्चन था जी? सेक्शन और शेड्यूल में क्या फर्क है? मैं आपको सेक्शन और शेड्यूल दिखा देता हूँ कि होते क्या हैं। ये देखिए, गौर करें जरा। ये जो है ना, ये सेक्शन है, सेक्शन 1 2 3, जो भी मैंने आपको पढ़ के शेड्यूल क्या है? शेड्यूल जो है वो यहाँ पे है। शेड्यूल का मतलब ये है कि इसके अंदर ऐसी चीजें, कोई लिस्ट वगैरह दी होती है, बाज वो लॉ दिए होते हैं जो कि एफआईए ने सारे के सारे। अब यहाँ पे इसका जो स्केड्यूल है उसके अंदर क्या दिया? इसमें वो सारे लॉज और वो सारी की सारी जो है वो सेक्शंस दिए हुए हैं जो कि एफआईए ने इम्प्लीमेंट करवाने हैं। अगर आप गौर करें तो ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908, वो भी इन्होंने इम्प्लीमेंट करवाने हैं। तो इसके सेक्शन में ज्यादातर ये चीजें दी हुई हैं। और यहाँ पे ये जो सेक्शंस किसके दिए हुए हैं, ये जो सेक्शन है, ये पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन दिए हुए हैं। इनको इम्प्लीमेंट किसने करवाना है? उसको भी आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करवाना है। जब आप एफआईए में ऑफिसर बन जाएंगे तो आप ये सारे जो जितने भी सेक्शंस हैं इनको भी जाके इम्प्लीमेंट करवाएंगे, ठीक है। ये पाकिस्तान पीनल कोड क्या है? पीपीसी इसको कहते हैं, पीपीसी 1860 का है ये, ठीक है। आपने सुना होगा ड्रामों में अक्सर के ताजीरात पाकिस्तान की दफा 302 के तहत मुलजम को सजाए मौत दी जाती है। तो ये जो पीपीसी है ये क्या है? ये ताजीरात पाकिस्तान है। इस पीपीसी के अंदर सजाएं लिखी हुई हैं सारी की सारी, कि अगर ये करेंगे तो ये सजा होगी, ये जुर्म करेंगे तो ये सजा होगी, ठीक है। तो पीपीसी आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको क्या कहते हैं? ताजीरात पाकिस्तान। ताजीर क्या होती है? सजा होती है, ठीक है। और उसके बाद ये सारे वो लॉज हैं जो जो आप लोगों ने जाके इम्प्लीमेंट करवाने हैं, ठीक है। ये वो सारे के सारे लॉज। तो जी ये फर्क है स्केड्यूल में और सेक्शन में। बाकी जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को मजीद जो फर्क है वो समझ में आ जाएगा। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आप सब लोगों को समझ में आया होगा, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। इसके साथ ही आज का ये लेक्चर एंड करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।